हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्पीडिंग शिक्षा। फ्रेंड्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत हम आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम हुआ था 30 मई 2024 में, तो समाजशास्त्र के फर्स्ट पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे, तो जिसमें हमने 53 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। तो आज की वीडियो में हम 54 क्वेश्चन से देखेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54। गांव मात्र एक जगह नहीं जहां लोग रहते थे, यह एक प्रारूप था जिसमें भारतीय सभ्यता के बुनियादी मूल्य प्रतिबिंबित होते थे। तो यह किसने कहा है? ये स्टेटमेंट है, तो किसने कहा है? आंद्रे बेत्ते, लुइस डुइमा, डीपी मुखर्जी, एमएन श्रीनिवास या अनुत्तरित प्रश्न। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, आंद्रे बेत्ते। ये आंद्रे बेत्ते ने ये स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन नंबर 55। किसने जाति की गतिशीलता और गत्यात्मकता को समझाने में संदर्भ समूह सिद्धांत के उपयोग की वकालत की है? किसने जाति की गतिशीलता और गत्यात्मकता को समझाने में संदर्भ समूह सिद्धांत के उपयोग की वकालत की है? तो आंद्रे बेत्ते, आईपी देसाई, वाईवी दामले, एमएन श्रीनिवास। तो हमारा आंसर होगा एमएन श्रीनिवास। इन्होंने संदर्भ समूह सिद्धांत के उपयोग की वकालत की है। क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने अगेंस्ट फ्रेगमेंटेशन, द ओरिजिन्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड द सोशियोलॉजी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स पुस्तक का लेखन किया है? तो इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? अगेंस्ट फ्रेगमेंटेशन, द ओरिजिन्स ऑफ मार्क्सिज्म एंड द सोशियोलॉजी ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर, मैरी एंडरसन, लुइस एल्थूजर या जॉर्ज लुकास। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एल्विन डब्ल्यू गोल्डनर ने इस पुस्तक का लेखन किया है। क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन यह मानता है कि समाज एवं सामाजिक जीवन में द्वंद्व और सहयोग का अनिवार्य सह अस्तित्व है? यह किसने कहा है? सह अस्तित्व की बात कौन करता है? विल्फ्रेडो पेरेटो, जॉर्ज सिमेल, टालकट पार्सन्स, फर्नांडिस, टोनीज। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, जॉर्ज सिमेल कहते हैं। तो जॉर्ज सिमेल के संघर्ष सिद्धांत से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और इस प्रैक्टिस सेट में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जॉर्ज सिमेल का कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं बचा है जिस पर कि क्वेश्चन ना बने हों। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि जॉर्ज सिमेल को संघर्ष का प्रकारवादी चित्रण प्रस्तुत करने में माना जाता है। जैसा कि हम लोग कोजर को जानते हैं, कॉलिंस को जानते हैं कि उन्होंने संघर्ष का प्रकारवादी दृष्टिकोण दिया था, लेकिन सबसे पहले जॉर्ज सिमेल ने संघर्ष का प्रकारवादी दृष्टिकोण दिया था। इनके अनुसार, मतलब सिमेल के अनुसार, ये क्या कहते हैं कि सीमित संघर्ष का कारण लोगों का संवेग है। तो क्वेश्चन ये भी बनता है कि कौन संघर्ष का कारण संवेग को बताते हैं? तो जॉर्ज सिमेल आंसर होगा, क्योंकि ये कहते हैं कि सीमित संघर्ष का कारण क्या है? तो लोगों का संवेग है। संवेग यानी इमोशन है जो लोगों के, तो उससे संघर्ष होता है। और इनका कहना है कि लोगों में आक्रमणशील एवं शत्रुतापूर्ण आवेग होते हैं। मतलब ये कहते हैं कि हर व्यक्ति में आक्रमणशील एवं शत्रुतापूर्ण आवेग या संवेग होते हैं, और इस तरह जिन व्यक्तियों का लोगों में निकट संबंध होता है, मतलब जो व्यक्ति आपस में कुछ ना कुछ रिलेशन में रहते हैं, तो उन्हें वह प्यार व घृणा की दृष्टि से देखते हैं। मतलब उनसे प्यार भी करते हैं और कभी कभी उनको घृणा की भी दृष्टि से देखते हैं। जो लोग हमारे बहुत निकट होते हैं उनमें असहमति, संघर्ष या स्नेह का संबंध विकसित करना बहुत स्वाभाविक है। इनका कहना है
कि जो हमारे निकट के संबंधी होते हैं उनमें असहमति मतलब सहमति ना हो, संघर्ष मतलब संघर्ष हो, या स्नेह का संबंध बहुत आसानी से मतलब अपने आप ये सारे संबंध अपने आप ही विकसित हो जाते हैं। मतलब असहमति भी होता है, संघर्ष भी होता है, स्नेह भी होता है, प्यार भी होता है, तो ये संबंध स्वाभाविक रूप से विकसित हो जाते हैं। किनके साथ विकसित हो जाते हैं? जो हमारे बहुत निकट के संबंधी होते हैं। तो इस प्रकार के घृणा और प्रेम के आवेग किसी तरह से स्पष्ट नहीं होते हैं। जो हमारे संबंधी होते हैं तो हमारे मतलब हम उनसे घृणा क्यों कर रहे हैं, प्रेम क्यों कर रहे हैं, ये हमारे अंदर ऐसे आवेग क्यों आते हैं, इसका कोई रीज़न स्पष्ट नहीं होता है। और हम यह भी नहीं जान पाते हैं कि हमारे नज़दीकी संबंध टूट गए हैं या मतलब हैं। तो इस कारण फीमेल संघर्ष से स्वरूपों को उनकी आवृत्ति को सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ में देखना चाहिए। ये कहते हैं कि जो इस तरीके से होते हैं कि घृणा और प्रेम के आवेग किसी तरीके से स्पष्ट नहीं होते हैं और ये भी नहीं स्पष्ट हो पाते कि हमारे नज़दीकी संबंध टूट गए हैं। तो इस कारण फीमेल जो हैं वो बताते हैं कि संघर्ष से स्वरूपों को उनकी आवृत्ति को सामाजिक संस्थाओं और सामाजिक भूमिकाओं के संदर्भ में देखना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर किसने बल दिया है? समाज में संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर किसने बल दिया है? तो आंसर में ऑप्शन में कोजर और सीमेल दोनों लोग रहते हैं। तो जो है जैसा कि कोजर भी संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर बल देने के लिए माने जाते हैं और सीमेल को भी माना जाता है, लेकिन फर्स्ट में मतलब आंसर पीजीटी 2013 का क्वेश्चन है जिसमें सीमेल को माना गया है, लेकिन कहीं कहीं कोजर भी सही हो जाते हैं। और एक क्वेश्चन इनसे जॉर्ज सिमिल से ये भी बनता है कि किसने कहा कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलत फहमी दूर होने से होती है? ये कहते हैं किसने कहा कि बेहतर समूह एकता संघर्षों के माध्यम से गलत फहमी दूर होने से होती है? तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो ये स्टेटमेंट जॉर्ज सिमिल का है और ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कई बार बना है एग्जाम में, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। और एक इन्होंने बताया एक क्वेश्चन इनसे ये भी बनता है कि किसने संघर्ष के 4 स्वरूप युद्ध, कलह, मुकदमेबाजी और अवैयक्तिक आदर्शों का संघर्ष, इसकी बात कौन करते हैं? तो ये भी जॉर्ज सिमेल करते हैं। यानी कि जॉर्ज सिमेल संघर्ष के 4 रूप बताते हैं: युद्ध, कलह, मुकदमेबाजी और अवैयक्तिक आदर्शों का संघर्ष। तो ये 4 रूप संघर्ष के जॉर्ज सिमेल बताते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। किसने भारतीय गांवों को ज्वाइंट तथा सेवरलिटी में विभाजित किया है? सर चार्ल्स मेटकाफ, मैकी मैरियट, हेनरी मैन, एम.एन. श्रीनिवास। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, हेनरी मैन ने भारतीय गांवों को ज्वाइंट तथा सेवरलिटी में विभाजित किया है। हमारा अगला क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 59। 1952 में प्रारंभ किए गए सामुदायिक विकास कार्यक्रम के पीछे मुख्य प्रेरक कौन थे? जो 1952 में CDP का आया था, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसके पीछे मुख्य प्रेरक कौन थे? एस.सी. दुबे व आंद्रे बेत्ते, अल्बर्ट मेयर व डुग्लास एंसमिंगर, हेराल्ड कॉफमैन व जेसी बर्नार्ड, या एस.सी. दुबे व योगेश अटल। तो आंसर होगा अल्बर्ट मेयर व डुग्लास एंसमिंगर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। इनमें से कौन सी एक संस्कृति की विशेषता नहीं है? संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती है, संस्कृति सीखी जाती है, संस्कृति सामाजिक होती है, संस्कृति अधिवैयक्तिक एवं अधिस्वाभाविक होती है। तो कौन सी विशेषता नहीं है?
आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संस्कृति हस्तांतरित नहीं होती है। ये ऑप्शन गलत होगा क्योंकि संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, तो ये संस्कृति की विशेषता नहीं है, तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 61, दुर्खीम के अनुसार सामूहिक प्रतिनिधान के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? वह सामाजिक रूप से उत्पन्न हुए हैं, वह अपेक्षाकृत स्वायत्त हैं, वह व्यक्तिगत मामलों को प्रदर्शित करते हैं, वह सामाजिक संगठन के साथ एक संरचनात्मक मेल सामंजस्य होता है। तो सामूहिक प्रतिनिधान के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, वह व्यक्तिगत मामलों को प्रदर्शित करते हैं। वह व्यक्तिगत मामलों को नहीं प्रदर्शित करते हैं, और पूछा है कौन सा नहीं है, क्योंकि सामूहिक प्रतिनिधान है, कलेक्टिव रिप्रेजेंटेशन है, तो समूह मतलब जो समूह मान्यता देगा जिस चीज़ को, तो वही माना जाएगा, तो उसके संदर्भ व्यक्तिगत मामलों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है सामूहिक प्रतिनिधान के संदर्भ में। क्वेश्चन नंबर 62, शक्ति की शून्य योग की अवधारणा की चर्चा किसने की है? एंथनी गिडिंग्स, हर्बर्ट गेंस, मैक्स वेबर, किंग्सले डेविस। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, शक्ति की शून्य योग की अवधारणा की चर्चा किसने की है? तो मैक्स वेबर ने की है। जीरो सम सॉर्ट मतलब जीरो सम कॉन्सेप्ट या कई बार क्वेश्चन बना है ऐसे, कभी कभी यहाँ शक्ति शून्य योग लिखा है, शक्ति की शून्य योग, लेकिन ऐसे जीरो सम कॉन्सेप्ट या जीरो सम सॉर्ट भी लिखा रहता है, तो ये पूछ लेता है कि ये किसकी अवधारणा है। क्वेश्चन नंबर 63, इनमें से समूह की कौन सी एक विशेषता का उल्लेख वीरस्टीन ने अपनी पुस्तक दी सोशल ऑर्डर में नहीं किया है? लघु आकार, समानता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया व सामाजिक संगठन। तो इनमें से कौन से विशेषता का उल्लेख वीरस्टीन ने अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में नहीं किया है? लघु आकार, आंसर होगा लघु आकार की बात नहीं किए हैं, बाकी समानता की चेतना, सामाजिक अंतःक्रिया, सामाजिक संगठन, तो ये तीन विशेषता ये अपनी पुस्तक द सोशल ऑर्डर में बताते हैं समूह की, ये तीन विशेषता बताते हैं, लघु आकार की विशेषता ये नहीं बताते हैं। और यहाँ कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड, ये ऐसे एक कॉन्सेप्ट पूछ लेता है कि कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड किसकी अवधारणा है? तो ये एंथनी गिडिंग्स की है। लेकिन अगर समूह के परिप्रेक्ष्य में पूछा जा रहा है कि कौन सी समूह की विशेषता है, तो ये समानता की चेतना की भी बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया की बात करते हैं, और सामाजिक संगठन की भी बात रॉबर्ट वीरस्टीन करते हैं। लेकिन वन लाइनर अगर पूछ ले कि कॉन्शियसनेस ऑफ काइंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया है, सजातीयता की चेतना या समानता की चेतना, तो ये एंथनी गिडिंग्स का है। क्वेश्चन नंबर 64, अपने गांव के अध्ययन में परिस्थिति विषमता की अवधारणा का उल्लेख किया है? परिस्थिति विषमता की अवधारणा का उल्लेख किसने किया है गांव के अध्ययन में? आंद्रे बेत्ते, एम.एन. श्रीनिवास, एस.सी. दुबे, ए.आर. देसाई। तो आंसर होगा आंद्रे बेत्ते ने किया है। क्वेश्चन नंबर 65, पीटर एल बर्जर की लिखित पुस्तक इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी में निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य आधारभूतीय है? पीटर बर्जर की ये काफ़ी फेमस पुस्तक है और इससे क्वेश्चन काफ़ी बने हैं कि ये पुस्तक किसकी है। तो इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी ये पुस्तक जो है पीटर एल बर्जर की है, यानी पीटर बर्जर और लकमैन दोनों ने मिलकर लिखा है। तो उनमें पूछा है कौन सा परिप्रेक्ष्य आधारभूतीय है? विवेचनात्मक परिप्रेक्ष्य, रेडिकल परिप्रेक्ष्य, मानवतावादी परिप्रेक्ष्य या ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य? आंसर होगा मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 66, निर्धन केवल मात्रा में एक दूसरे से भिन्न है ना कि स्वरूप में, किसने कहा है? ये स्टेटमेंट है
कि निर्धन केवल मात्रा में एक दूसरे से भिन्न है, ना कि स्वरूप में। तो ये किसने कहा है? जेम्स रोन हार्ट, रास एवं ब्लूम, हेनरी वर्स्टीन या अमर्त्य सेन ने। आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, रास व ब्लूम ने कहा है कि निर्धन केवल मात्रा में एक दूसरे से भिन्न है, ना कि स्वरूप में। तो ये न्यू स्टेटमेंट है, इसको देख लेना है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 67, यह किसका मत है कि समाज में व्यवस्था, अस्थायित्व एवं सहयोग मूल्य एकमतता पर आधारित होते हैं। समाज में व्यवस्था, अस्थायित्व एवं सहयोग मूल्य एकमतता पर आधारित होते हैं। वैल्यू कॉन्शियसनेस जो होते हैं वो समाज में व्यवस्था एवं अस्थायित्व पर आधारित होते हैं। तो ये किसने कहा है? टालकट पार्सन्स, मैक्स वेबर, अगस्त कॉम्ट या किंग्सले डेविस। आंसर होगा टालकट पार्सन्स। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, वेबर के अनुसार पूंजीवाद की आत्मा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? आत्म अनुशासन, व्यक्तिगत फायदे के लिए लाभ, निरंतर निवेश एवं पुनर्निवेश, नैतिकता का सांस्कृतिक और नैतिक सेट। वेबर के अनुसार पूंजीवाद की आत्मा के संदर्भ में क्या सही नहीं है? आत्म अनुशासन, व्यक्तिगत फायदे के लिए लाभ, निरंतर निवेश व पुनर्निवेश, नैतिकता का सांस्कृतिक और नैतिक सेट। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, व्यक्तिगत फायदे के लिए लाभ। ये पूंजीवाद की आत्मा के संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69, कौन सा महिलाओं के लिए चलाया गया अभियान इंदु अग्निहोत्री और रजनी पालरीवाला द्वारा चिन्हित नहीं किया गया है? कन्या भ्रूण हत्या विरोधी अभियान, दहेज विरोधी अभियान, मुस्लिम महिला बिल या सती विरोधी अभियान। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कन्या भ्रूण हत्या विरोधी अभियान। ये इनके द्वारा नहीं चला, चिन्हित नहीं किया गया था। क्वेश्चन नंबर 70, किसने मानव संस्कृति एवं मानव इतिहास के तथ्यों को एक उपागम की रूपरेखा निर्मित करके प्रत्यक्षवाद का विरोध किया? विल्हेम डिल्थे, जॉर्ज फ्रेडरिक हीगल, बेंजामिन फ्रैंकलिन, सेंट साइमन। किसने मानव संस्कृति और मानव इतिहास के तथ्यों को एक उपागम की रूपरेखा निर्मित करके प्रत्यक्षवाद का विरोध किया? आंसर होगा विलियम डिल्थे, क्योंकि ये दार्शनिक थे तो इन्होंने प्रत्यक्षवाद का विरोध किया था। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से तत्कालीन दौर के विद्यमान समाजवादी साहित्य के प्रकारों जिनका विवेचन कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में किया है उसमें कौन सा गलत है? निम्नलिखित में से तत्कालीन दौर के विद्यमान समाजवादी साहित्य के प्रकारों जिनका विवेचन कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट घोषणा पत्र में किया है, ये इनकी पुस्तक है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, 1848 में लिखी गई थी। तो ये कौन सा इसमें गलत है? प्रतिक्रियावादी समाजवाद, दकियानुसी अथवा पूंजीवादी समाजवाद, सुधारवादी समाजवाद या आलोचनात्मक कल्पनावादी समाजवाद। आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, सुधारवादी समाजवाद। ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 72, मैक्स वेबर के अनुसार सामाजिक क्रिया का दृष्टांत निम्न में से कौन सा है? मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया का सिद्धांत दिया है, तो उसमें से कौन सा है? दो साइकिल सवारों का एक दूसरे से
ट्रेन में सफ़र कर रहे व्यक्ति वर्षा प्रारंभ होने पर छाता खोलना या दो साइकिल सवार का एक दूसरे से टकराने के बाद नाराज होना। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दो साइकिल सवार का एक दूसरे के टकराने के बाद नाराज होना। अगला क्वेश्चन है, गैसेल सॉफ्ट आधारित है सीमित विशेषीकरण, स्वार्थ के तार्किक लक्ष्य या पारंपरिक प्रथाएं या धार्मिक मूल्य। जैसा कि जेमन सॉफ्ट और गैसेल सॉफ्ट का कॉन्सेप्ट एफ्टोनीज ने दिया है, तो उसमें पूछा है कि गैसेल सॉफ्ट आधारित है, मतलब किस पे आधारित है? सीमित विशेषीकरण, स्वार्थ के तार्किक लक्ष्य या पारंपरिक प्रथाएं या धार्मिक मूल्य। आंसर होगा स्वार्थ के तार्किक लक्ष्य। ये गैसेल सॉफ्ट जो है ये समाज और संस्था से संबंधित है, और जो ये गैमन सॉफ्ट की बात करते हैं वो समुदाय से संबंधित है। तो उसमें सामुदायिक भावना पाई जाती है गैमन सॉफ्ट में, लेकिन ये जो गैसेल सॉफ्ट है ये समिति के अंतर्गत आते हैं। और कभी कभी पूछ लेता है कि गैसेल सॉफ्ट समिति से संबंधित है समाज से, तो समाज और समिति से संबंधित है। तो स्वार्थ के तार्किक लक्ष्य की बात ये गैसेल सॉफ्ट उस पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 74, संघर्ष दूसरों या दूसरों की इच्छा के विरोध, प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है और कई बार क्वेश्चन के रूप में बना भी है। तो ये किसका स्टेटमेंट है? डब्ल्यू ग्रीन, गिलिन गिलिन, किंग्सले डेविस व मैकाइवर पेज। आंसर होगा डब्ल्यू ग्रीन। क्वेश्चन नंबर 75, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिबंध लगाकर विचलित व्यवहार का प्रतिकार किया जाता है और सामाजिक स्थिरता बनाए रखी जाती है, तो किसने परिभाषित किया है? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा प्रतिबंध लगाकर विचलित व्यवहार का प्रतिकार किया जाता है और सामाजिक स्थिरता बनाए रखी जाती है, तो किसने परिभाषित किया है? ये स्टेटमेंट है, तो किसने परिभाषित किया है? रॉबर्ट रेडफील्ड, टीवी बाल्टीमोर, आर.एम. मैकाइवर व टालकट पार्सन्स। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, टालकट पार्सन्स। क्वेश्चन नंबर 76, किसने समुदाय को बस्ती, गांव, शहर, कबीला अथवा राष्ट्र के नाम से परिभाषित किया है? समुदाय को बस्ती, गांव, शहर, कबीला अथवा राष्ट्र के नाम से किसने परिभाषित किया है? आर.एम. मैकाइवर, किंग्सले डेविस, एफ्टोनीज व रॉबर्ट रेडफील्ड। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, आर.एम. मैकाइवर। क्वेश्चन नंबर 77, स्वतंत्रता आंदोलन में या किसी युद्ध में जब जीवन लीला समाप्त की जाती है तो यह कौन सी आत्महत्या है? परार्थवादी, मानक शून्यता, अहमवादी या भावनात्मक। जब किसी देश के लिए या किसी दूसरे के लिए अपनी जान की बाजी दे दी जाती है तो वह कौन सी आत्महत्या होती है? तो वो परार्थवादी आत्महत्या होती है। क्वेश्चन नंबर 78, ऐतिहासिक और दार्शनिक समाजशास्त्र सामाजिक वास्तविकता का सांस्कृतिक स्तर है जिसे वस्तुनिष्ठ संस्कृति कहा जाता है। यह किसने कहा है? ऑब्जेक्टिव कल्चर की बात किसने की है? यही कीवर्ड है ऑब्जेक्टिव कल्चर। वस्तुनिष्ठ संस्कृति या पूंजीवादी संस्कृति या इसका वो संस्कृति की त्रासदी, ये सब कॉन्सेप्ट किसका है? तो विल्फ्रेडो पेरेटो, जॉर्ज सिमेल, टालकट पार्सन्स या मैक्स वेबर। आंसर होगा जॉर्ज सिमेल। जॉर्ज सिमेल के सारे कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन बने हैं। तो वस्तुनिष्ठ संस्कृति या ऑब्जेक्टिव कल्चर की बात कौन करते हैं? तो जॉर्ज सिमेल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, सोशियोलॉजिकल एम्बेलेंस एंड अदर एसेज पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट के मार्टन, राल्फ लिंटन, टालकट पार्सन्स या किंग्सले डेविस। आंसर होगा रॉबर्ट के मार्टन। यह पुस्तक मार्टन की है। क्वेश्चन नंबर 80,
किस समाज वैज्ञानिक ने जनजातीय समस्या का कारण आधुनिक संचार एवं बाहरी लोगों के संपर्क को माना है? AR देसाई, NK बोस, SC दुबे, वेरियर एल्विन। तो ऑप्शन नंबर 4 वेरियर एल्विन ने माना है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज की वीडियो को हम समाप्त करते हैं। बाकी के क्वेश्चन को हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।